हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन मेमोरी क्लास 11th साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आते हैं कि मेमोरी होता क्या है। सो मेमोरी रेफर्स टू रीटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि याद करना या समझना। रीटेनिंग यानी समझना या याद करना या फिर वापस रिवाइज करना किसी इन्फॉर्मेशन को किसी पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक आप उसे याद करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप याद करना चाहते हैं तब तक आपकी रिवीजन आप करते रहेंगे, और जब रिवीजन बंद होगी तो हो सकता है वो आपकी मेमोरी से वो जो पर्टिकुलर चीज़ जो आपने याद करी है वो चली जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉग्निटिव टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, यानी कि जो भी टास्क आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, लेट से अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, अभी आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो तब तक यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट कम्स कि ये जो मेमोरी है ये 3 लेवल से गुजर के अपने जो दिमाग में है वो स्टोर होती है, और वो होता है एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। एनकोडिंग पहला स्टेज है, जिसका मतलब है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे हम पहली बार देख रहे हैं, जान रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने दिमाग में। ठीक है। स्टोरेज होता है कि जब हम उस इंफॉर्मेशन को जो हमने जानी है अभी अभी पहली बार, उसको हम स्टोर कर रहे हैं अपने दिमाग में, याद करके रख रहे हैं अपने दिमाग में, ताकि उसे आने वाले टाइम में आगे फ्यूचर में आप यूज़ कर पाओ। एंड थर्ड इज़ रिट्रीवल, जिसका मतलब होता है कि जब आप बेसिकली रिट्रीवल इज़ इक्वल टू रिविजन, यानी कि आप स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को वापस से अपने दिमाग में, जो ऑलरेडी स्टोर हो रखा है उसको वापस से अपने दिमाग में ला रहे हो, ताकि जब भी आपको नेक्स्ट कोई टास्क करना है, मे बी एग्ज़ाम में या कभी भी, यू कैन यूज़ इट। सो ये होगी 3 स्टेजेस। नेक्स्ट कम्स इंफॉर्मेशन, अब दिस या सो नेक्स्ट कम्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, यानी कि स्टेज मॉडल के बारे में। अब ये मॉडल क्या है? ये मॉडल वो है कि हम कैसे कैसे किस टाइप की मेमोरीज़ को स्टोर करते हैं अपने दिमाग में, वो जानेंगे। तो ये स्टेज मॉडल है जो दिया गया था एटकिंसन और शिफ्रिन ने 1968 में। ओके। अब ये इसमें एक और कुछ और बातें ऊपर पढ़ाई गई हैं। ये बोलते हैं कि जो मेमोरी है वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी की तरह होती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर एक होती है टेम्प्रेरी मेमोरी और एक होती है परमानेंट मेमोरी। टेम्प्रेरी मेमोरी रैम बोलो जैसे, और परमानेंट मेमोरी हार्ड डिस्क जैसे कि। तो उसके अंदर ये 2 टाइप की मेमोरीज होती है कि कुछ टाइम के लिए रहती है और कुछ हमेशा के लिए कंप्यूटर में स्टोर होती है। ऐसे ही हमारे दिमाग में भी ऐसे ही होता है कि कुछ मेमोरी सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और ये सेंसरी मेमोरी, जैसे कि आप ये 2 देख रहे हैं। और कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो परमानेंट होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। और ये जो कंप्यूटर है, जब भी कंप्यूटर को कभी चाहिए होती है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है, तो अपने दिमाग पे कमांड भेजता है और अपने आप जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन पे आ जाती है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स के साथ होता है कि जब उन्हें एक्सेस करनी होती है वो ब्रेन को कमांड करते हैं और एक्सेस कर लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। अब ये जो सेंसरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी है उनको डिटेल में बता रहे हैं। तो फर्स्ट कम्स सेंसरी मेमोरीज। सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारे सेंस ऑर्गन स्टोर करते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, विच इज़ लेस देन अ सेकेंड, यानी सेकेंड से भी कम के लिए, जो बिल्कुल हमारे सेंस ऑर्गन सेकेंड्स के लिए स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप बैठे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर मे बी पंखा चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आपके दिमाग तक आ रही है। आप उसे अब तक नोटिस कर रहे थे जब तक मैंने बोला नहीं कर रहे थे। ये बस आपकी सेंसरी मेमोरी है, सेकंड से भी कम तक आपके दिमाग में स्टोर हो रही है। जैसे कि अब आपने अभी लेट से लाइट ऑफ करी अपने रूम की, तो जब आप ऑन करेंगे तो हल्का हल्का आपकी आईज़ में ना कुछ होएगा, ऐसे कि जैसे एकदम से आपके दिमाग आपकी आईज़ में अभी भी वो डार्कनेस रहेगी, तो एकदम से जब लाइट चलती है तो फिर आँखों में थोड़ा सा असर सही पड़ता है, राइट। तो वो किस वजह से होता है? वो सेंसरी मेमोरी की वजह से ही होता है। अब नेक्स्ट कम्स कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम कुछ समय के लिए, यानी इसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत लार्ज थी, इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, ये कुछ समय के लिए ही होल्ड कर सकता है, और कुछ थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन थोड़े से ही टाइम के लिए, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स या लेस देन अ सेकेंड के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ कि ये जो STM में एटकिंसन और शिफ्रिन जिन्होंने ये स्टेज मॉडल बनाया था, उन्होंने बोला कि ये जो STM है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें इंफॉर्मेशन पहले अकाउस्टिकली स्टोर होती है। अकाउस्टिकली मतलब कि ये ना आप इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। मतलब
डिपेंड करता है, ये इसका 50-50 चांस वाला केस होता है। ये मतलब है कि अगर आपने उसको रिहर्सल कर ली, वापस से याद दोहरा दोहरा के याद कर लिया, तो वो फिर हो जाएगी आपकी याद। लेकिन अगर आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर उसको नहीं किया तो वो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट कम्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि इसकी कैपेसिटी होती है अब वास्ट। ठीक है, और ये होता है एक परमानेंट स्टोर हाउस, यानी हमेशा के लिए यहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है। और ये कुछ भी हो सकती है कि आपने कल खाने में ब्रेकफास्ट में क्या खाया, या फिर आपने क्या बोलते हैं आपका 6th बर्थडे आपने कैसे मनाया था। कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है ये जो लंबे समय के लिए स्टोर्ड रहे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपने मीनिंग के तौर पे, यानी आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से समझा सकते हैं जो भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड होगा। और अगर आप मतलब जैसे फॉरगेटिंग क्यों होता है, ये फिर यूँ बता रहे हैं कि आप भूलते क्यों हो चीज़ें, क्योंकि रिट्रीवल फेलियर होता है, यानी आप उस चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं अब एनी मोर। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात। नेक्स्ट कम्स कि क्वेश्चन आता है कि इंफॉर्मेशन सेंसरी से शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ट्रैवल कैसे करती है, तो वो करती है कंट्रोल प्रोसेसेस की हेल्प से। कंट्रोल प्रोसेसेस एक टाइप का नोशन है, थॉट प्रोसेस है जो आपके इंफॉर्मेशन के फ्लो में हेल्प करता है। नाउ व्हाट आर दीज कंट्रोल प्रोसेसेस? तो ये जो कंट्रोल प्रोसेस है इसमें ये होती है लगभग 4 टाइप्स की। ठीक है, ये 4 टाइप्स के कंट्रोल प्रोसेस होते हैं। एक होता है सिलेक्टिव अटेंशन, सबसे पहला सिलेक्टिव अटेंशन जो हमने चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हम जितनी भी अटेंशन है हमारे अराउंड, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं मान चल रही हैं, कहीं टीवी चल रहा है, कहीं फ़ोन पे कोई बात कर रहा है, कहीं आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें चल रही है, आप उनसे सब में एक चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से आप पढ़ना सिलेक्ट कर रहे हैं अभी की टाइम पे, तो आप सिलेक्ट कर रहे हैं सब में से सब, बाकी सब चीज़ों को भुलाकर। तो ये हो गया पहला कंट्रोल प्रोसेस। नेक्स्ट कम्स टू सेकेंड कंट्रोल प्रोसेस विच इज़ मेंटेनेंस रिहर्सल। दिस मीन्स कि आप इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हो रिपीट कर करके। ठीक है, मेंटेनेंस यानी मेंटेन करना, रिहर्सल बार बार ही रिहर्सल करके। सो आप उसको रिपीटेशन कर करके चीज़ को अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हो। और जब आपने रिपीटेशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी आपने छोड़ दिया याद करना, तो वो इन्फॉर्मेशन भूल जाओगे। लेट से आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप इस चीज़ को याद करते रहोगे, तो ये आपके दिमाग में स्टोर्ड रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया रिवीजन करना अपने पढ़ाई के स्टफ़ की, तो इतनी सारी जब नई नई चीज़ें हम सीखते हैं तो भूल ही जाते हैं ये पुरानी चीज़ें, है ना। जैसे मैं अभी बोलूँ कि आपने लेट्स से 9th क्लास में ये पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ा था, सो यू डोंट रिमेंबर, क्योंकि अब आपने उसकी रिविजन्स करना छोड़ दिया है। नेक्स्ट कम्स थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल प्रोसेस विच इज़ चंकिंग। नॉर्मली हमारी जो स्टोर करने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो होती है 7 + -2, यानी कि 5 से 9 लेटर्स या नंबर्स कुछ भी बोलें, तो ये लगभग 5 से 9 मैक्सिमम होता है किसी इंसान का, और उससे ज़्यादा हम याद ही नहीं कर सकते। लेकिन चंकिंग हेल्प करता है आपको अपनी इस कैपेसिटी को बढ़ाने में। अब कैसे? जैसे कि ये नंबर दे रखे हैं इन्होंने इतना बड़ा सा, तो आपने क्या किया, चंक कर लिया। चंक मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि 1947 एक ग्रुप बना लिया। और ये कैसे याद किया कि हमारे देश की ना इस टाइम पे आज़ाद हुआ था। फिर इन्होंने याद किया कि 1949, जैसे कि ये 2 साल बाद इंडिपेंडेंस के, 2 साल बाद फिर है 2004 में लेट से किसी मेरे भाई का बर्थडे है, लेट से। ठीक है, तो ये आपने ऐसे रिट्रीवल क्यूज़ बना दिए। क्यूज़ मतलब हिंट्स बना दी ऐसी याद करने की, और ऐसे ग्रुप्स में बांट दिया, विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न ईजिली एंड एक्सपैंड द कैपेसिटी ऑफ योर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट control process comes elaborative rehearsals. Elaborative rehearsals, as the name suggests, elaborate कर करके rehearsal करना, यानी कि उसको broadly पढ़ना, elaborate कर करके चीज़ें पढ़ना. So maintenance rehearsal. नेक्स्ट कम्स फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर. इसके अंदर होता है कि हम जब अपने आप को इनफ रिट्रीवल क्यूज़ नहीं देते हैं, जैसे कि हमने जब वो नंबर्स देखे थे चंकिंग को पढ़ते टाइम, तो वो इतने सारे नंबर्स थे, लेकिन जब हमने उनको डिवाइड कर करके उनके मीनिंग से, जैसे कि 1947 में, अब वो पता नहीं कहाँ गया, लेट्स लीव इट, हाँ ये रहा, जैसे हमने चंकिंग करा था 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हमने ये चीज़
ये हमने इंडिपेंडेंस मिली, ये हमने एक हिंट बना ली इसको याद करने के लिए। फिर इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद ये दूसरी हिंट बना दी। फिर तीसरी हिंट बना दी हमने कि यहाँ पे आपके ब्रदर का बर्थडे था। तो ये आपने तरह तरह की हिंट्स बना दी, इन्हें ही रिट्रीवल क्यूज़ बोलते हैं। तो जब आप अपने आप को इनफ काफ़ी रिट्रीवल क्यूज़ नहीं देते हो तो दे के याद करते हो, तो आप चीज़ें ज़्यादा जल्दी भूलते हैं। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज़ रिप्रेस्ड मेमोरीज़। क्या होता है? वो मेमोरीज़ जो कह लो पीटीएसडी के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो मेमोरीज, जैसे ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस है, कोई भी भयंकर एक्सपीरियंस किसी ने एक्सपीरियंस किया है, तो वो क्या करेगा, एमनीसिया में चला जाता है। यानी वो चीज़, वो एक्सपीरियंस, उस पूरे A to Z एक्सपीरियंस को पूरा भूल जाता है वो इंसान। वो चीज़, वो वाली मेमोरी रिप्रेस हो जाती है, दब जाती है, और आप उस चीज़ को भूल जाते हो कम्प्लीटली। एंड कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि आप 2 पर्सनैलिटीज़ बना लेते हो अपने, और पहली पर्सनैलिटी दूसरी के बारे में, जैसे कि आपका नेम कुछ भी है, जैसे ऋतिक है, सो आप अगला, अगर आपका नेम है लेट्स से रोहन, तो आप ऋतिक वाली पर्सनालिटी को बिल्कुल नहीं जानते हो जब आप रोहन की एक्टिंग कर रहे हो, और जब आप ऋतिक की एक्टिंग कर रहे हो, ऋतिक आप इन रियलिटी हो सबके लिए, जब आप रोहन की वो एक्टिंग कर रहे होते हो तो आप रोहन के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो ये 2 पर्सनालिटी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जान रही होती है। अब ये जो है, ये एक और एग्जांपल से बताया गया है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, वो अपने पेपर में, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे होते हैं, कई बार उनके साथ क्या होता है कि वो बहुत पढ़ते हैं अपनी फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए, घंटों घंटों पढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें एग्जामिनेशन मिलती है तो क्या होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली नर्वस हो जाते हैं और वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये उनके साथ भी ऐसा केस हो जाता है कभी कभार। नेक्स्ट इज एनहांसिंग मेमोरीज, यानी मेमोरीज को हम एनहांस यानी बढ़ा कैसे सकते हैं, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो वो जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करके जिनसे हम मेमोरीज को बढ़ा सकते हैं, उनको हम नेमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, एम यहाँ पे साइलेंट होता है, तो नेमोनिक्स, इनसे हम जो है, ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि नेमोनिक्स यूजिंग इमेजेस के तौर पे, ये 2 टाइप में क्लासिफाइड है, इमेजेस और ऑर्गेनाइजेशन में। अब पहला है कीवर्ड मेथड। इसमें हम एक कीवर्ड बना लेंगे जिससे हम एसोसिएट करके याद रखेंगे। लेट्स से फ्रेंच में स्पेनिश वर्ड है पैटो, ठीक है, और इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है, पैटो का मतलब स्पेनिश में होता है डक। तो इंग्लिश में हमने पैटो से सिमिलर वर्ड ढूंढ लिया, जैसे कि पॉट, ठीक है, ग्लास पॉट या कोई सा भी पॉट। तो आपने लिंक कर दिया पैटो और पॉट को, याद करने के लिए डक होता है। तो ये होता है कीवर्ड मेथड, आपने एक कीवर्ड बना लिया पैटो का। नेक्स्ट कम्स कि द मेथड ऑफ लोसी। मेथड ऑफ लोसी क्या बोलता है, जैसे सीरियल वाइज आप विजुअलाइज करके जैसे याद करो। मान लो कि आपके फ्रिज में क्या क्या रखा है, आप उसको विजुअलाइज करेंगे शुरू से, कि आपने फ्रीज़र खोलते ही शुरू में आपने मटर देखी, फिर आपने आइसक्रीम देखी, फिर आपने वो बंद कर दिया, आपने फिर बीच वाला जो सेक्शन है फ्रिज का वो खोला, उसके अंदर तरह तरह की दूध वगैरह कई सारी चीज़ें रखी हुई थी, फिर आपने वो बंद किया। लास्ट सेक्शन था क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स का, उसके अंदर टमाटोज़ वगैरह, पटाटोज़ तो नहीं, जो भी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो रखी हुई थी। तो आपने पूरा विजुअलाइज किया सीरियल वाइज, ये होता है मेथड ऑफ लोसी। नेक्स्ट कम्स नेमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन। से हम कैसे याद करते हैं, जैसे कि चंकिंग आता है इसके अंदर। चंकिंग हमने अभी सीखा, चंक जब हम ग्रुप्स बना देते हैं और फिर याद करते हैं। नेक्स्ट इज़ द फ्री लेटर टेक्निक, फर्स्ट लेटर टेक्निक, यानी मान लो कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर चुन के आप जो है किसी चीज़ को याद करते हो। जैसे कि रेनबो में कितने कलर्स हैं, हम उसको एक वर्ड होता है विबग्योर, उससे याद करते हैं, जिसको हम ओपन अप करेंगे तो ये है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनके फर्स्ट लेटर उठा के हमने बना लिया। कभी कभार हम आंसर्स को लर्न करने के लिए भी ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता है फर्स्ट लेटर टेक्निक, फर्स्ट लेटर उठा के एक वर्ड बना दो। नेक्स्ट इज एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें आप हर चीज़ का मतलब जान के पढ़ रहे हो, और अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन है पहले तो मतलब जान के करो, और फिर उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, जैसे कि ये चैप्टर आपने पढ़ा, इसके बाद आप जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बना सकते हो बना के खुद से पूछो और टेस्ट करो, ये आपको जानते हो आप इस चीज़ को या नहीं जानते हो। सो दैट इज़ एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग। ये सबसे बढ़िया होता है, सारे ही बढ़िया होते हैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ कि गिव योर सेल्फ एक सी पार्ट, एक अलग सी चीज़ बोल रखी है। तो फर्स्ट लेटर टेक्निक तक तो था ये नेमोनिक्स वाला टॉपिक, इसके बाद ये कुछ और तरीके आपको बता रहे हैं। तो पहला हो गया एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग, सेकंड इज़ मिनिमाइज इंटरफेरेंसेस, यानी कि
आप में जैसे हमने वो इंटरफेरेंस, फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस पढ़ा था, तो आप सेम सब्जेक्ट्स को, इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स को या एक ही सब्जेक्ट को घंटों तक पढ़ना अवॉइड करो, ताकि इंटरफेरेंस, लिस्ट ए लिस्ट बी में इंटरफेयर करी थी, ऐसा वाला सिनारियो आपके साथ ना हो। तो पहले जैसे मैथ पढ़ ली, फिर इंग्लिश पढ़ ली, फिर इको पढ़ लिया, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो अलग अलग तरीके से शेड्यूल करो ताकि इंटरफेरेंस कम आ पाए। देन द सी पार्ट इज गिव योर सेल्फ इनफ रिट्रीवल क्यूज़, यानी कि रिट्रीवल क्यूज़ यानी वो हिंट्स जो बात चल रही थी वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दो ताकि आप याद कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ कि थॉमस और रॉबिन्सन जो थे, इन्होंने एक वो दिया PQRST। अब आप देख सकते हो ये इसमें भी फर्स्ट लेटर टेक्निक यूज़ करी गई है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ रेजिटेशन और टेस्ट। प्रीव्यू मतलब एक बारी देखो ऊपर से, जैसे ये पूरा चैप्टर आप याद करना चाहते हो तो इसको एक बारी ऊपर से इनके पेजेस में टॉपिक की हेडिंग्स देखो, तो एक बारी इसको प्रीव्यू करो। देन इज इससे क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं इसके, अच्छा जी। अब फिर इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करो। देन इज एस से सेल्फ रेसिटेशन, यानी उसको बोल बोल के याद करो। एंड द लास्ट स्टेप इज अपने आप को टेस्ट करो। सो दैट्स इट। हम इंफॉर्मेशन को साइलेंटली या वोकल रेपिटेशन से याद करते थे। लेट से कोई आंसर है, आप अपना आंसर याद करें, आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, या तो अपने मन में बोल के रिपीट करेंगे या मुंह से बोल के रिपीट करेंगे। ये होता था मेंटेनेंस रिहर्सल में। अब एक इलाबोरेटिव रिहर्सल में हम जो नई इन्फॉर्मेशन है जिसको हम याद करना चाहते हैं, वी कनेक्ट इट टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि पहले से, मान लो अगर हमें नया वर्ड सीखना है ह्यूमैनिटी, तो पहले से अगर हम जानते हैं कि ट्रुथ और बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है, सच्चाई का, और मतलब बाकी सारी जितने भी ये रिलेटेड वर्ड्स हैं, इनको अगर हम ऑलरेडी जानते हैं तो हम ह्यूमैनिटी जो नया वर्ड है उसको हम आसानी से सीख सकते हैं कि हमें कैसा चलना चाहिए, फ्रेंडशिप वगैरह, ये वगैरह जितने भी हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमैनिटी, और मतलब जितने आपके पास नंबर ऑफ़ एसोसिएशंस जितने ज़्यादा यू कैन क्रिएट, उतने ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन परमानेंट रहेगी, उतना ज़्यादा अब जितने ज़्यादा आप इससे रिलेटेड, इन दोनों वर्ड से रिलेटेड जानते होंगे, उससे ज़्यादा उतने ज़्यादा आप ह्यूमैनिटी को, वर्ड को सीख पाएंगे। नेक्स्ट कम्स कि जो इन्फॉर्मेशन, अच्छा इससे पहले वर्किंग मेमोरी क्या होती है। तो वर्किंग मेमोरी प्रपोज करी थी बैडले ने 1986 में, जिन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एक वर्क बेंच है। मतलब वो स्टोर हाउस नहीं है कि बस स्टोर कर रहे हैं मेमोरी, फिर जब चाहिए उठा रहे, नहीं, वो एक वर्किंग मेमोरी है, यानी वो चलती फिरती मेमोरी है, जहाँ पे हम मेमोरी को कॉन्स्टेंटली हैंडल कर रहे हैं, हैंडल करने की ज़रूरत होती है बार बार याद करके या कुछ करके, और मैनिपुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, हम तरह तरह के टास्क में यूज़ करते हैं। अब जो पहला कंपोनेंट है वर्किंग मेमोरी का, उसे ही मतलब इसी को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। अब जो पहला कंपोनेंट है वर्किंग मेमोरी का, वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को साउंड्स के फॉर्म में और साउंड्स के फॉर्म में अपने दिमाग में स्टोर करता है, और लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर अगर रिहर्स नहीं किया तो, सॉरी 2 मिनट ज़्यादा बोलते हैं, 2 सेकंड के अंदर अंदर अगर ज़्यादा आपने रिहर्स नहीं किया तो वो चीज़ आप भूल जाएंगे। दूसरा कंपोनेंट होता है विजुअल स्पैटियल स्केच पैड, यानी कि आप जो चीज़ देख रहे हो, जो चीज़ आपके दिखने में आ रही है, वो वाली इन्फॉर्मेशन वो भी लिमिटेड होती है, तो ये दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी। पहली कंपोनेंट था सुनने वाला, दूसरा कंपोनेंट है देखने वाला, तीसरा कंपोनेंट है कि जिसको बैडले बोलते थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये वाला जो मेमोरी था, अब ये बोलता था कि इन अटेंशनल रिसोर्सेज हैं उनको तरह तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि अगर हम कैट वर्ड सीख रहे हैं तो हम एक तो कैट को विजुअलाइज करके आंखों से देख रहे हैं, दूसरी चीज़ हम कैट की म्याऊ वाली साउंड सुन रहे हैं, मतलब ये हम चीज़ें सीख रहे हैं अपने दिमाग में। कैट वर्ड बोलते ही तरह तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही है, तो ये है थर्ड कंपोनेंट। और ये बैडले बस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारी वर्किंग मेमोरी सिर्फ एक स्टोर हाउस नहीं है, वो चलती रहती है, हमें कॉन्स्टेंटली उसे हैंडल और मैनिपुलेट करना पड़ता है तरह तरह के कॉग्निटिव टास्क में यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट कम्स द कि शैलीज और जो वैरिंगटन थे, ये 2 लोग थे जिन्होंने केस के बारे में स्टडी किया 1970। तो एक आदमी था जिसका नेम था KF, उनका जो ब्रेन था
वहाँ से, जैसे ये मान लो स्कल है, तो यहाँ से एक रॉड ऐसे उनके चली गई थी। तो ये चीज़ उन्होंने नोटिस की कि उनकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, वो फिर भी सही थी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उस पर असर पड़ गया था। यानी अब वो जो नॉर्मल थोड़ी थोड़ी बातें सेकंड सेकंड में भूलने लग गए थे, लेकिन जो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड बातें थीं, वो उन्हें आज भी याद है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ये चीज़ें उस इंसान को, KF नाम के व्यक्ति को आज भी याद है। तो यही बताता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा इंटैक्ट होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से। ये इस स्टडी ने ये बताया। नेक्स्ट कम्स लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो तरह तरह के लेवल्स से गुजर के हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। तो ये प्रपोज किया गया, जो कॉन्सेप्ट है वो प्रपोज किया गया क्रेग एंड लॉकहार्ट ने 1972 में। इन्होंने सबसे पहले बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है, हम कोई भी चीज़ है, लेट्स से कैट का ही एग्जांपल लेते हैं, तो हम सबसे पहले उसके फिज़िकल और स्ट्रक्चरल फीचर्स पे ध्यान देंगे। यानी उसकी शेप कैसी है, कैट की शेप कैसी है, या फिर मान लो कैट वर्ड सीख रहे हैं हम, तो उसके वर्ड्स के शेप, लेटर्स के शेप पे ध्यान देंगे हम, कैसा है उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है और सबसे शैलोएस्ट है, यानी थोड़ा बेकार से टाइप का, मतलब इतना कुछ वर्थ इट नहीं है इसमें। ठीक है, इससे हम कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज़, जब हम फोनेटिक साउंड से, फोनेटिक मतलब साउंड से बेसिकली हम उसे याद करते हैं। जैसे कि जो कैट वर्ड है, सी से क निकल रहा है, ए से, फिर कैट में ए बोल रहे हैं हम, तो वो ए से रिलेटेड है। टी बोल रहे हैं, ट, तो वो टी से रिलेटेड है। ऐसे करके हम लेटर्स को लिंक कर रहे हैं इनके फोनेटिक साउंड से, तो ऐसे हम याद कर रहे हैं। ये दूसरा उनका जो है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग था। अब ये जो दोनों लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थे ना, ये बिल्कुल बेकार है। और मतलब बेकार तो नहीं, लेकिन ये बड़ी कमज़ोर हैं। बड़ी जल्दी हम अगर इसको याद नहीं करेंगे या कुछ भी है, तो ये मतलब नहीं, अगर हमने याद भी करा तो ये काफ़ी जल्दी जो है हम इसे भूल जाते हैं। तो उन्होंने फिर थर्ड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग देखा, जो डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग था। उसके अंदर हम कोई भी चीज़ है उसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, उसका मतलब निकाल रहे हैं और फिर याद कर रहे हैं। लेट्स से अभी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप जब तक उसके मीनिंग नहीं जानते हैं, यू कैन नॉट लर्न। रट्टाफिकेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता, एंड इवन कॉज कि इन द एग्ज़ाम आप भूल जाएँ क्या आपने रट्टा मारा था। तो इसीलिए किसी चीज़ को याद करने के लिए उसका मतलब जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? पहले इन्होंने बोला है डेक्लरेटिव और प्रोसीजरल मेमोरीज। प्रोसीजरल को हम नॉन डेक्लरेटिव भी बोल देते हैं। तो ये जो मेमोरीज हैं, पहले आते हैं डेक्लरेटिव क्या होता है। तो कुछ मेमोरीज जो फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स इनसे रिलेटेड है, वो हम डिक्लेरेटिव मेमोरी में कंसिडर करते हैं। जैसे कि रिक्शा के 3 व्हील्स होते हैं, या फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली अगस्त 15 में, या फिर अगस्त 15 1947, या फ्रॉग एक एम्फीबियन है, या आपने अपने फ्रेंड के से अपने ऐसा नाम शेयर किया जो बेसिकली फैक्ट से रिलेटेड है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वो होती है डिक्लेरेटिव में। ठीक है, जो नॉर्मल बेसिक सेंटेंस है कि हाँ भाई ऐसा है, फैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्रोसीजरल मेमोरी, जो होती है कि आप प्रोसीजर से रिलेटेड है, मतलब आपने जैसे टास्क और स्किल्स, कोई भी टास्क सीख रहे हैं या स्किल सीख रहे हैं, उस चीज़ को सीखने का प्रोसीजर इस कम्स अंडर प्रोसीजरल मेमोरी। जैसे कि हाउ टू राइड अ बाइसिकल कैसे चलाते हैं वो आपने सीखा, या फिर आपने बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं वो सीखा, या फिर चाय कैसे बनाते हैं वो सीखा। सो व्हेन वी कम टू डिक्लेरेटिव मेमोरी, उनको डिस्क्रिप्शन देना, उनको समझाना इज़ मोर इजी। जैसे कि इंडिया अगस्त 15 1947 में कैसे इंडिपेंडेंस मिली थी, या क्यों इंडिपेंडेंस मिली थी, इसी डेट को क्यों मिली थी, ये क्या हुआ था इस दिन। ठीक है, सो हम वी कैन एक्सप्लेन इन डिटेल। इट इज़ फैक्चुअल बेस्ड, वर्बली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजरल मेमोरी है उसको हम उतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं पूछूं कि बाइसिकल कैसे राइड करते हैं, इसको एक्सप्लेन, नरेट करो। सो वी कैन नॉट नरेट दिस बिकॉज, मतलब वी कैन नरेट इट, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नरेट एज कम्पेयर टू डिक्लेरेटिव मेमोरी। नेक्स्ट मेमोरीज टुल्विंग ने प्रपोज करी थी, जो थे एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी।
एपिसोडिक मेमोरी वो मेमोरीज होती है जो बायोग्राफिकल डिटेल्स होती हैं हमारी लाइफ्स की, जैसे कि जो हमारे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। ये जनरली इमोशनल होते हैं, नेचर में अपने इमोशंस से अटैच्ड होता है। जैसे कि जब इस टाइम पे उस दिन जब आपके फ्रेंड से लड़ाई हुई थी, तो हाउ एंग्री वॉज योर फ्रेंड, ये वाला वो। या फिर जब आपने अपना फुलफिल नहीं किया प्रॉमिस, तो उस दिन क्या हुआ था। ये एक एपिसोड के वे में आपके दिमाग में स्टोर्ड है। और सच एक्सपीरियंसेस आर हार्ड टू फॉरगेट, और हम इन्हें मुश्किल से भूलते हैं। हमारी लाइफ में कई सारे इवेंट्स चलते रहते हैं और ईजी नहीं है कि हम हर एक इवेंट को याद रखें। तो हमें सिर्फ उनमें से कुछ जो हमें हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं, जो हमारे मेमोरेबल टाइप से होते हैं, जो मेमोरेबल टाइप से की मेमोरी होती है, वो स्टोर हो जाती है और वो फिर आती है एपिसोडिक मेमोरी के अंदर। और जैसे कि कुछ पेनफुल या अनप्लेजेंट मेमोरीज होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारे दिमाग को पूरे डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे कि डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, तो हम उस चीज़ को ना भूलना ही प्रेफर करते हैं। सो दैट कम्स अंडर एपिसोडिक मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अच्छा, इसका जो सेकेंड टाइप था वो सेमेंटिक मेमोरी था, वो भी पढ़ लेते हैं। सेमांटिक मेमोरी जो है वो मेमोरी जनरल अवेयरनेस और नॉलेज से, यानी जीके से रिलेटेड होती है बेसिकली। जैसे कि मतलब इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, रूल्स है, आइडियाज़ है, लॉजिक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली जनरल नॉलेज ही इंक्लूडेड होती है। लेट्स से नॉन वायलेंस का मतलब आपने मतलब नॉन वायलेंस का मतलब याद करना, या फिर 2+2 4 होता है ये याद करना, या फिर यहाँ पे जैसे एलिफेंट वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग ऐसी नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना। अब इफ़ समबडी आस्क यू, एपिसोड मेमोरी की तरह ये डेटेड नहीं होते कि उस दिन ऐसा हुआ था। एपिसोडिक मेमोरी में तो वी नो कि उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन इन दिस सेमेंटिक मेमोरी वी डू नॉट रिमेंबर कि ये चीज़ हमने कब सीखी थी। लेट्स से 2+2=4 हमने कब सीखा था, वी डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। या फिर बेंगलोर जो है कर्नाटका की कैपिटल है, हमने किस डेट को सीखा था, वी डू नॉट नो। नॉन वायलेंस का मतलब कब सीखा था, वी डू नॉट नो। सो दैट कम्स अंडर सेमांटिक मेमोरी। नेक्स्ट कम्स लॉन्ग टर्म मेमोरी के क्लासिफिकेशंस। जैसे कि ये अब आते हैं 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन। 1 इज़ फ्लैश बल्ब मेमोरी, यानी कि वो मेमोरीज जो बहुत डिटेल में हमारे दिमाग में स्टोर्ड होती हैं, जो लगभग ऐसे जैसे कि एक कैमरा से फ़ोटो लिया हमने, एक वीडियो बना रखी है कैमरा से, वैसे टाइप की होती है ये मेमोरी, कि आपको जब भी वो मेमोरी एक्सेस करनी है आप बटन क्लिक करेंगे प्ले का, और वो मेमोरीज़ आपके दिमाग में पूरी रिक्रिएट हो जाएगा, वैसा का वैसा A to Z सीन। तो ये मेमोरीज़ ऐसी होती है जैसे कि एक वीडियो फ्रोज़न है आपके दिमाग में, आपकी मेमोरीज़ में। अब वो कुछ भी मेमोरी हो सकती है, या तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा पेनफुल हो सकती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा खुशी की हो सकती है। कुछ भी मेमोरी जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके ब्रेन में स्टोर्ड हो कम्स अंडर फ्लैश बल्ब मेमोरी। नेक्स्ट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, एज द नेम सजेस्ट, यानी ये ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड है। जैसे ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते हैं किसी इंसान की, तो उसकी लाइफ में इस फेज़ में क्या हुआ, अगले फेज़ में क्या हुआ, वी नो एवरीथिंग, वी राइट इट एवरीथिंग। ऐसे ही ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज़ हमारी पर्सनल मेमोरीज़ होती हैं पूरी लाइफ की, थ्रू आउट आवर लाइफ्स। और ये हमारी जो लाइफ है इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते कि जैसे 4-5 साल तक 10 मेमोरीज़, फिर 20 साल तक फिर 10 मेमोरीज़, फिर 30 साल तक फिर 10 मेमोरीज़। नो, ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। किसी फेज़ में ज़्यादा अच्छी या बुरी मेमोरीज़ होगी और किसी फेज़ में कम होगी। ये बोला जाता है कि जब तक हम 4 से 5 साल से पहले हमें होता है चाइल्डहुड एमनेसिया, यानी वी डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग। अगर इफ़ आई आस्क कि जब आप 2 साल के थे तो क्या हुआ था, कुछ चीज़ याद है, नो, वी डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग। बिल्कुल एमनेसिया की तरह हम भूल चुके हैं कि ये 4 से 5 साल तक की लाइफ में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या हमारी जो है इमोशंस है, मेमोरीज है, कुछ भी है, वी डू नॉट रिमेंबर। और ऐसे ही फिर वो अलग अलग, ये तो चाइल्डहुड में एमनीसिया की बात हो गई। ऑटोबायोग्राफी में ऐसे ही अलग अलग फेज़ में ऐसे मेमोरीज पूरी थ्रू आउट आवर लाइफ की स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट इज़ इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरीज वो होती है जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे दिमाग में कब स्टोर हो गई हैं। अब ये तो हमें पता होता है, ये तो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस में होती है सिमेंटिक मेमोरी, कि हमें नॉर्मली पता है कि 2+2=4 और ऐसे करके हम सीखते आए हैं। ये हमें पता है कि हमने कब सीखा है, हमें डेट नहीं पता,
ये बात है, लेकिन हमें ये चीज़ पता होती है कि हम ये चीज़ अभी सीख रहे हैं। जैसे आप ये चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, लर्निंग, यू आर लर्निंग दिस, बट आगे जाके यू वॉन्ट रिमेंबर द स्पेसिफिक डेट जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा था। ये सिमेंटिक मेमोरी में हो गया। इम्प्लिसिट मेमोरी होता है जब हमें पता ही नहीं, वो मेमोरीज जो हमें पता ही नहीं हम याद भी कर रहे हैं, एकदम से कॉन्शियस में ही नहीं होती और वो हमारे दिमाग में याद भी हो जाती है। अब जैसे कि हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं, रोज़ मैसेजेस भेजते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर आप आँख बंद करके भी या डार्कनेस में भी उस कीबोर्ड पे टाइप करेंगे तो यू विल नोटिस कि आप ऑलरेडी जानते हो कि कहाँ कौन सा लेटर है उस कीबोर्ड पे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल नाउ? आपने क्या किसी दिन बैठ के इसको प्रॉपरली याद किए थे कि कहाँ कहाँ कौन सा लेटर है? नो, ये चीज़ रोज़ टाइप करते करते ऑटोमेटिकली पता नहीं कब आपके दिमाग में स्टोर हो गई है। सो दैट कम्स अंडर इम्प्लिसिट मेमोरी। नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज मेथड्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, यानी किसी ने कितनी मेमोरी स्टोर कर रखी है अपने दिमाग में इसी पर्टिकुलर चीज़ की। जैसे 10 लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, उसमें कितनी मेमोरी उसने स्टोर करी है 10 वर्ड्स में से, ये चीज़ जैसे चेक करना। तो वो क्या मेथड्स हैं? फर्स्ट इज़ फ्री रिकॉल एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये बेसिकली होता है फैक्ट्स और एपिसोड रिलेटेड मेमोरी, जैसे कि एपिसोडिक मेमोरी थी, उनको चेक करने के लिए ये बेसिकली होता है। फ्री रिकॉल, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि फ्रीली रिकॉल करो। अब मैंने कोई चीज़ लेट से पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, देन आई आस्क कि फ्रीली बताओ कि क्या क्या पढ़ा। उल्टा सीधा, ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में कि सबसे पहले हमने मेमोरी का मीनिंग जाना, फिर उसमें एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल ये था, फिर स्टेजेस ऑफ मॉडल थे। सीक्वेंस में नहीं, जैसा मर्जी बताओ बस, ठीक है। तो ये होता है फ्री रिकॉल। नेक्स्ट कम्स सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क, इसको हम ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं। ये बेसिकली मेजर करने के लिए होता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या था? ये वाली मेमोरी, यानी जो जनरल नॉलेज पे बेस्ड है और जो हमें पता नहीं होता किस स्पेसिफिक डेट को हमने याद करा, ठीक है। तो ये जो सिमेंटिक मेमोरी है, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मतलब हम ट्रू और फॉल्स पूछते हैं कि कोई भी लाइन दे देंगे, क्या ये बात सच्ची है, क्या ये बात झूठी है। फैक्ट्स को चेक करते हैं बेसिकली हम। तो जितना जल्दी जो रिस्पोंडेंट है आंसर करता है, उतना जल्दी उसने उस चीज़ को, उतना ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को याद कर रखा होता है। वी गेट टू नो बाय दैट। एंड थर्ड थिंग इज़ प्राइमिंग। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन जो हम मुंह से नहीं बता सकते हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट मेमोरी हो गया, हमें नहीं पता हमने कीबोर्ड्स में वो लेटर्स कब याद करे थे। तो ऐसी टाइप की मेमोरीज़ को याद करने के लिए, चेक करने के लिए, जैसे कि प्राइमिंग यूज़ होता है। जैसे कि लेट्स से हमने कुछ पार्टिसिपेंट्स को कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट करी, जैसे कि गार्डन, प्लेग्राउंड, हाउस। फिर हमने कुछ हिस्सा उन जो वर्ड्स है उनका दिखाया, जैसे कि गार्डन का गार दिखा दिया, प्लेग्राउंड का प्ले दिखा दिया, हाउस का हो दिखा दिया। अब हम उन्हें पूछें कि इन वर्ड्स को कंप्लीट करो, तो वैसे अगर हमने छुपा के पूछा, कुछ भी नहीं दिखाया, तब तक पार्टिसिपेंट को नहीं पता था। लेकिन हमने जब ये थोड़े थोड़े वर्ड्स दिखा दिए, तो वो उन वर्ड्स को बहुत जल्दी जो है आंसर कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। या फिर अगर मैं कोई अनफेमिलियर सा कुछ आधा वर्ड दूँ, जैसे कि फेम का FA दे दूँ, मैंने फेम वर्ड उन्हें अभी तक नहीं दिखाया, FA दे दूँ, क्या ये उस वर्ड को कंप्लीट कर पाएंगे अपने दिमाग से? थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो मुश्किल क्या, थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट जो उन्होंने देख रखे हैं ऑलरेडी वर्ड्स, उनको वो और जल्दी कर पाएंगे। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने कैसे बताया, आपने याद करे थे वर्ड्स, तो वो यही बोलेंगे कि उन्होंने तो शायद गेस ही करा है। तो ये चीज़ उन्हें पता नहीं है कब उन्होंने वो वर्ड्स सीख भी लिए थे। तो ये हो गया प्राइमिंग। नेक्स्ट कम्स, दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस। सो नेक्स्ट कम्स कि नेचर ऑफ एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग क्या होता है। हेयर यहाँ तक डिलीटेड था। तो नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग पहला सिस्टमैटिक अटेम्प्ट किया गया था हरमन एबिंगहॉस ने, ये जानने के लिए कि हम कैसे जो है मेमोरीज़ को अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। तो उन्होंने देखा, ये जैसे इस मॉडल से वी कैन सी कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि हम कितने अमाउंट में हमने चीज़ें याद करी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम, घंटे, ठीक है। हम देख सकते हैं, और ये अमाउंट फॉरगेटन कितना भूले हैं और ये कितना याद किया है। शुरू में देखेंगे कि कितना 100 तक याद था, फिर वो धीरे धीरे ऐसे गिरता गया और फिर एक कांस्टेंट रेट पे आ गया। इससे हमें पता चलता है कि पहले 1 आवर में तो कितना भूले हम। बेसिकली ये जो उनकी थ्योरी थी, कि ये सजेस्ट करती थी कि पहले 9 घंटे में
जैसे कि 8 तक ये दिखाया, 8.8 तक ये दिखाया गया है, तो पहले 9 घंटे तक हम पर्टिकुलरली चीज़ें ज़्यादा भूलते हैं। और अगर एग्जैक्टली बोलें तो पर्टिकुलरली पहले 1 घंटे से पहले पहले जितना भूलते हैं। तो अब हम अगर 1 घंटे में भूल जाते हैं तो फिर वो रेट जो है फिर वो उतना ही रहता है। जैसे इतना याद था हमें, इतना भूल गए हम 9 घंटों में, फिर वो अमाउंट जो हमें याद रहेगा आगे समय तक वो कॉन्स्टेंटली सेम ही रहेगा, वो कम नहीं होएगा। तो हम ज़्यादातर पहले 1 घंटे में भूलते हैं, या वैसे बोल लो, जनरली बोल लो कि पहले 9 घंटे में हम ज़्यादा चीज़ें भूलते हैं, और फिर वो कांस्टेंट रेट तक ही चलता है, चाहे आप उसे रिवाइज ना भी करो तो भी। तो इसके बाद अब इस थ्योरी, ये तो थ्योरी थी नॉर्मल, ठीक है। इस थ्योरी को नई नई थोड़ी एडवांस टाइप की थ्योरीज आई उसके बाद, जैसे कि फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके, इसको वी कैन ऑल्सो कॉल डिसयूज थ्योरी। ये थ्योरी कहती थी कि जो मेमोरी है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है, यानी बेसिकली हमारे दिमाग में जाती है। हम कोई भी चीज़ जान रहे हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में, जो हमारा दिमाग पहले वाला दिमाग नहीं जानता था अब वाला दिमाग जानता है, तो कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज आ रहा है ब्रेन में। इनको हम बोलते हैं मेमोरी ट्रेसेस। तो अगर हम इनको रोज़ रिवाइज करे जाएंगे तो ठीक है, ये मेमोरी ट्रेसेस रहेंगे। लेकिन अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम ये ना धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट कर जाएंगे, और एक दिन ये अनअवेलेबल हो जाएंगे, यानी हमें मिलेंगे भी नहीं। तो ये थ्योरी ऐसे कहती थी कि जो ट्रेस डिके, मतलब जो मेमोरी डिके है, मेमोरी ट्रेसेस हैं, वो डिके हो जाते हैं अगर हम उनको रिवाइज नहीं करते हैं। कम्प्लीटली डिके होना क्या होता है? पूरा गायब हो जाना, है ना। तो लेकिन इस थ्योरी को भी गलत प्रूव किया गया लोगों ने। कैसे? कि जैसे हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं, उसके बाद हम सो गए, और कोई और इंसान है, वो उसने एक चीज़ याद करी और वो कुछ और काम में लग गया लेकिन जागा हुआ है। उसके बाद आप उन दोनों को टेस्ट करोगे किसको ज़्यादा चीज़ें याद हैं। तो बेसिकली जो इंसान सो गया था, जिसने रेस्ट ले लिया था, उसको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। तो मेमोरी डिके तो यूँ ही बोलती है कि अगर आप उसे रिवाइज नहीं करते गए तो आप भूल जाओगे। लेकिन इस थ्योरी को फिर क्या कर दिया? गलत प्रूव कर दिया कि हम सोने पे भी तो रेस्ट पीरियड है ना, हम उसमें रिवाइज थोड़ी कर रहे हैं। तो ये थ्योरी तो गलत प्रूफ होगी। इसके बाद आई फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस की वजह से हम भूल रहे हैं चीज़ें। जैसे कि हम रोज़ नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ें हमारे ब्रेन में आती रहती है, लेकिन हम हर चीज़ को जैसे याद करते रहते हैं। अब इंटरफेरेंस आती है जब कई सारे सेट्स को हम एक जैसे सेट्स को हम याद कर लेते हैं। मान लो एक जैसी सी चीज़ हमने लिस्ट ए मान लो याद करी, और लिस्ट बी हमने याद करी। अब लिस्ट ए को याद करते टाइम ए को हम जब रिकॉल कर रहे हैं, वापस से रिवाइज सा कर रहे हैं, दोनों को सीख लिया हमने, बाद में हम रिवाइज कर रहे हैं, तो ए को याद करते करते या तो बी बीच में आ रहा है, या बी को याद करते करते कुछ चीज़ें ए की बीच में आ रही हैं। मतलब बीच में हमारे दिमाग में आई जा रही है कि हमें ना थोड़ी डिफ़िकल्टी पड़ रही है उस पर्टिकुलर लिस्ट को याद करना जो हमें एक्चुअली याद करनी है। इंटरफेयर कर रही है कोई और बातें, कोई और चीज़ें जो हमने याद करी है। तो ये होता है फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस। और इसके अंदर 2 टाइप के इंटरफेरेंस होती हैं। फर्स्ट इज़ प्रोएक्टिव, जिसको फॉरवर्ड मूविंग भी बोलते हैं। प्रोएक्टिव में जो हमने पहले सीखा था, यानी कि हमने लिस्ट ए मान लो पहले सीखी और लिस्ट बी बाद में सीखी, तो लिस्ट ए जो है वो इंटरफेयर करेगी बी में, यानी कि जो हमने बाद में सीखी थी लिस्ट बी, हम लिस्ट बी को अगर रिवाइज कर रहे हैं तो लिस्ट ए बीच में आ जाएगी पहले, जो पहले याद करी थी। और दूसरी होती है रेट्रोएक्टिव, यानी कि जो चीज़ हमने पहले याद करी थी लिस्ट ए, उसको रिकॉल करते टाइम लिस्ट बी जो बाद में याद करी थी वो बीच में इंटरफेयर कर रही है, तो वो क्या? रेट्रोएक्टिव।